हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है अवबोध विधि, कंप्रीहेंशन मेथड। तो आप सब ने स्कूल में बच्चों के किताब में देखा होगा कि जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसके अंत में कई तरह के क्वेश्चंस दिए होते हैं, कंप्रीहेंशन दिए होते हैं, जिसमें कि खाली स्थान या फिर क्वेश्चन आंसर होता है या फिर ग्रामर से रिलेटेड होता है, कॉलम मैच करने का होता है, एक्टिविटी होता है। तो ये जो कंप्रीहेंशन दिए होते हैं ये छात्रों के जो अवबोध है अर्थात उनकी समझ का परीक्षण करते हैं कि पाठ पढ़ाने के बाद उन्होंने कितना समझा, और अपनी समझ के आधार पर वो इन प्रश्नों का हल करते हैं। तो कंप्रीहेंशन छात्रों के जो समझ है, जो बोध है, जो उन्होंने आत्मसात किया पाठ को, उसको परखने का एक तरीका है। ये तो हुआ कि चैप्टर के अंत में कंप्रीहेंशंस दिया होता है, लेकिन हम इसे विधि के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, जब टीचिंग हम करें तब हम इस अवबोध विधि को कैसे प्रयोग में लाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्यालय में छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान देने के लिए विषय विशेष से संबंधित पाठ्य वस्तु को पढ़ाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि किसी भी विषय के पाठ्य वस्तु के प्रत्येक प्रकरण को पढ़ाने के पश्चात छात्रों ने उस प्रकरण से संबंधित जो ज्ञान है, जो तथ्य है, उसको कितना समझा है, इसका भी पता लगाना आवश्यक होता है। प्रकरण से संबंधित छात्रों की समझ, उनकी धारणा, उनकी ग्रहणशीलता इत्यादि का पता लगाने के लिए पाठ शिक्षण के दौरान एवं पाठ की समाप्ति पर भी उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या दिए रहते हैं, जैसे कि प्रश्न उत्तर, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना, खाली स्थानों को भरो, सही गलत पर निशान लगाओ, और ग्रामर से संबंधित या एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न इत्यादि। इन प्रश्नों को यदि छात्र सरलता से हल कर पाते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि उन्होंने प्रकरण को या फिर प्रकरण में जो भी ज्ञान है उसे अच्छी तरह से समझ लिया है। हम कह सकते हैं कि कंप्रीहेंशन अर्थात अवबोध पाठ्य वस्तु के शिक्षण के दौरान एवं शिक्षण के पश्चात छात्रों के समझ को परखने, उनकी समझ का मूल्यांकन करने का तरीका है। तो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक प्रकरण में आप देखेंगे कि जैसे वो समाप्त होता है उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि छात्रों के बोध का, उनकी समझ का, उनकी ग्रहणशीलता का परीक्षण करते हैं। लेकिन प्रकरण के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो शिक्षक छात्रों को करवाते ही हैं या फिर छात्र भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्लास में टीचिंग कर रहे हो तब किस तरह से आप पढ़ाएंगे कि पढ़ाते पढ़ाते ही छात्र जो भी ज्ञान है प्रकरण का उसे आत्मसात कर लें, उससे संबंधित समझ उसमें विकसित हो सके। तो यही है कंप्रीहेंशन मेथड। इस प्रकार से कंप्रीहेंशन का अर्थ है समझ या समझना या ग्रहण करना। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को, तथ्यों को ग्रहण करना। समझ बूझ, जिसमें बच्चा शिक्षक की बातों को समझने का प्रयास करता है। धारण, वो कितना अपने अंदर उन तथ्यों को, उस ज्ञान को धारण कर रहा है इत्यादि। यहाँ पर समझ का तात्पर्य पाठ्य वस्तु में अंतर्निहित विचारों को समझकर मानसिक रूप से ग्रहण करना है, धारण करना है। पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्नों का सही एवं सटीक समाधान निकालने की योग्यता से है। मतलब जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो कितना छात्र उनकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, कितना उनके मस्तिष्क में वो बातें जा रही हैं, कितना वो धारण कर रहे हैं, ये सभी कंप्रीहेंशन में सम्मिलित होता है। जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया कि कंप्रीहेंशन में पाठ के शिक्षण एवं समाप्ति पर पाठ से संबंधित कई प्रकार के अभ्यास दिए होते हैं जो छात्रों के समझ को परखने का अच्छा माध्यम हो। जैसे पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, खाली स्थान को भरें, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करें, सही गलत पर निशान लगाओ या मैच करने के लिए भी रहता है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ, चित्र बनाओ, उपयुक्त कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें,
या इस कहानी या कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है अपने शब्दों में लिखें। या दिए गए वाक्य में त्रुटियां निकालना, शब्दों के गुण के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। तो इस तरह से कई कंप्रिहेंशन अभ्यास दिए होते हैं पाठ की समाप्ति पर, जो कि छात्रों में विभिन्न गुणों का, विभिन्न कौशलों का भी विकास करते हैं और कितना उन्होंने समझा है शिक्षक की बात को, इसे भी परखने में सहायता करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन केवल पाठ की समाप्ति पर ही हम यूज नहीं कर सकते। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप पढ़ाने के साथ साथ मूल्यांकन भी करते जाते हैं, मतलब साथ साथ कंप्रिहेंशन भी आपका उसमें रहता है और आप देखते जाते हैं कि छात्रों ने कितना समझा है। अभी तक तो हमने देखा कि कंप्रिहेंशन क्या है, अब इसे मेथड के रूप में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो शिक्षण में अवबोध विधि का प्रयोग इस बात पर बल देता है कि जिस भी पाठ्य वस्तु को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है वे केवल उसे याद ही ना रखें बल्कि उसे समझें तथा पाठ्य वस्तु के ज्ञान को आत्मसात भी करें। मतलब जब आप पढ़ा रहे हो तो वो समझे भी और वो उस ज्ञान को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण भी करें। तो अवबोध शिक्षण में मुख्यतः 4 पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 1 है पाठ शिक्षण के उद्देश्य, 2 है पाठ शिक्षण की संरचना जिसमें अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, व्यवस्था एवं वर्णन शामिल होता है, 3 है शिक्षण प्रणाली और 4 है मूल्यांकन प्रणाली। मुख्यतः ये हम देखें तो आप जैसा जो लेसन प्लान बनाते हैं उस पे ये सारा कुछ जो कंटेंट है वो शामिल होता है। आइए इसे समझते हैं। नंबर 1 है पाठ शिक्षण के उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत किसी भी प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक इस बात को निश्चित कर लेते हैं कि उस पाठ को या प्रकरण को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होगा, उस प्रकरण से छात्र क्या सीखेंगे, समझेंगे, उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा। क्योंकि अवबोध शिक्षण में पाठ से संबंधित तथ्यों को रटने पर नहीं बल्कि पाठ्यवस्तु के स्वामित्व पर बल दिया जाता है। मतलब पाठ्यवस्तु पर उनका अधिकार हो, वो समझ सके। पाठ्यवस्तु से संबंधित किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो छात्र आसानी से उसका उत्तर दे सके। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आप उसके सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य को लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है इसलिए वो सेम ही होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य में आप ये निर्धारित करते हैं, ये लिखते हैं कि छात्र उस प्रकरण को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे, उनमें किस तरह के कौशल का विकास होगा। तो सबसे पहले अवबोध शिक्षण में पाठ शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण कर लिया है, जो आप सब करते हैं जब लेसन प्लान बनाते हैं कि वो क्या ज्ञान होगा, क्या बोध होगा, क्या कौशल विकसित होगा, किस तरह से वे उस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, आप सब लिखते हैं। अब नंबर 2 है संरचना। इसके अंतर्गत पाठ को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने के लिए 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। नंबर 1 है पूर्व ज्ञान का अन्वेषण। इसके अंतर्गत छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए छात्रों से क्रमबद्ध रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्तमान पाठ को संबंधित करने का प्रयास किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूर्व ज्ञान का अन्वेषण है ये आप अपने लेसन प्लान में प्रस्तावना में लिखते हैं, जिसमें आप जब क्लास में जाते हैं तो डायरेक्ट छात्रों को टॉपिक नहीं बताते हैं बल्कि कुछ क्वेश्चंस पूछकर उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाते हैं और फिर उन क्वेश्चनों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से आप वर्तमान टॉपिक तक पहुंचते हैं। और प्रस्तावना में जो आप क्वेश्चन पूछते हैं वो भी ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछ लेते हैं, वो उनके उस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है और उसका एक सीक्वेंस होता है। प्रस्तावना में प्रश्न पूछने का एक तरीका होता है, जैसे कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर हो उसी से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसी से तीसरा क्वेश्चन बनेगा और तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो टॉपिक होगा। तो इस तरह से सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का अन्वेषण किया जाता है। संरचना में ही जो दूसरा कंटेंट है वो है प्रस्तुतिकरण।
तो जब आप क्लास में प्रस्तावना कर लेते हैं, पाठ की उद्घोषणा कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण के लिए भी आप अपना लेसन प्लान कैसे तैयार करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जाते हैं और फिर जब प्रस्तावना खत्म हो गया, टॉपिक पर आए तो पूरे टॉपिक को आप एक बार पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। एक एक पैराग्राफ का आप बनाते हैं लेसन प्लान और फिर उसको पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, छात्र उसके उत्तर देते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि छात्र ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो आप क्या करते हैं? फिर से एक बार उसे छात्रों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो यही है प्रस्तुतिकरण में। इसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों या इकाइयों में क्रमबद्ध एवं तार्किक रूप से प्रस्तुत करना होता है। तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आप सहायक शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। चार्ट या मॉडल आप जो भी बनाते हैं उसको दिखा के अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। और पाठ्य वस्तु के एक भाग का शिक्षण करने के पश्चात उस पाठ से संबंधित शंकाओं का समाधान करने के लिए, छात्रों के समझ का परीक्षण करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। और यदि आपको लगता है कि छात्रों ने ठीक से नहीं समझा है और फिर से समझाने की जरूरत है तो फिर से पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। और एक भाग के शिक्षण के पश्चात पाठ के आगे भाग या इकाई की ओर, उसके शिक्षण की ओर आप बढ़ते हैं। संरचना में जो तीसरा कंटेंट आता है वह है आत्मसातकरण या पर्यवेक्षण अध्ययन। तो पाठ की प्रस्तुतिकरण में पाठ शिक्षण के पश्चात जब शिक्षक आश्वस्त हो जाता है कि छात्र पाठ को समझ चुके हैं, तब छात्रों को समूह में या व्यक्तिगत तौर पर पाठ से संबंधित क्रियाओं को करने का अवसर देते हैं। इसके दौरान शिक्षक छात्रों के कार्य का पर्यवेक्षण भी करते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं गृह कार्य को सम्मिलित किया जाता है। इसमें मुख्यतः छात्रों को सामान्यीकरण के अवसर दिए जाते हैं। इसमें छात्र भी एक दूसरे के कार्यों का निरीक्षण भी करते हैं, सहायता भी करते हैं और सुझाव भी देते हैं। मतलब जैसे कि आपने एक चैप्टर या उसके एक भाग को जितना आपने निश्चित किया था एक क्लास में पढ़ाने के लिए पढ़ा लिया, फिर आप उन्हें कुछ क्लास वर्क देते हैं और फिर छात्र क्लास वर्क को क्लास में ही करते हैं। और उस दौरान शिक्षक क्या करते हैं? घूम घूम के देखते हैं कि कौन छात्र क्या कर रहा है। चाहे आप ड्राइंग ही बनाने के लिए दें या आप मैथ ही बनाने के लिए दें या फिर कुछ क्वेश्चन ही बनाने के लिए दें, इसमें आप छात्रों को अलग अलग कार्य भी दे सकते हैं या उन्हें समूह में बांटकर भी दे सकते हैं। तो इसमें छात्र भी क्रियाशील रहते हैं और शिक्षक भी क्रियाशील होकर उनके कार्य को देखते हैं। और छात्र एक दूसरे को भी देखते हैं ना, जैसे अगर टीचर कोई काम देते हैं तो देखते हैं अरे वो कैसे कर रहा है, मेरा बगल वाला कैसे कर रहा है। और अगर लगता है कि वो गलत कर रहा है तो उसको कुछ सुझाव भी देते कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इस तरह से अवबोध शिक्षण में ये तीसरा चरण आता है आत्मसातकरण का, कि पढ़ाने के दौरान, पढ़ाने के बाद उससे संबंधित कुछ कार्य देना और फिर उसका निरीक्षण करना। नंबर 4 है व्यवस्था। व्यवस्था का तात्पर्य बिना किसी सहायता के छात्रों द्वारा पाठ्य वस्तु के प्रमुख इकाइयों को लिखित रूप में पुनः प्रस्तुत करने की योग्यता से है। मॉरिसन ने इसके लिए कहा है कि व्यवस्था का तात्पर्य छात्रों द्वारा पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने से है। मतलब आत्मसातकरण के बाद जब टीचर ये देख लेते हैं कि हाँ छात्रों ने पाठ को समझ लिया है, तब फिर उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या उन जो प्रश्न है उनका हल छात्र लिखित रूप में स्वयं कर सकते हैं। जो भी पढ़ाया लिखाया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर करने की उनमें लिखित योग्यता विकसित हो जाती है। जैसे कि आप मैथ ही टीचर पढ़ा दिया, फार्मूला बता दिया और उस फॉर्मूले पर एक प्रश्न को भी हल करके बता दिया। अब जब टीचर एक प्रश्न फिर छात्रों को दिए और छात्रों ने बना लिया तो टीचर समझ गए कि हाँ अब छात्र उससे हल कर सकते हैं। तब फिर उन्हें और भी प्रश्न देते हैं जिससे छात्र बिना किसी सहायता के, बिना किसी के सहायता के स्वयं ही हल करने के योग्य हो जाते हैं। संरचना में ही जो 5th पॉइंट है वह है वर्णन। इसमें छात्र पाठ्य वस्तु को मौखिक रूप से शिक्षक एवं सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे कि आप देखेंगे खासकर हिंदी और इंग्लिश में कि कहानी हो या कविता हो, जब छात्र उसे अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब टीचर ने जो पढ़ाया, तो फिर कहानी को, उसके भाव को, उसे पढ़ना सीख जाते हैं सही सही।
तब फिर वो क्या करते हैं, अपने शिक्षक और सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करके सुनाते हैं। नंबर 4 है अब शिक्षण प्रणाली। इसमें सर्वप्रथम शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करता है और शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, किंतु शिक्षण के पश्चात आत्मसातीकरण के दौरान छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। इसमें शिक्षक निर्देशन देता है और छात्र की स्वयं की अभिप्रेरणा कार्य करती है। तो मतलब जो शिक्षण प्रणाली है टोटल, जैसे आप लेसन प्लान के अनुसार पढ़ाते हैं, उसी का वर्णन है यहाँ कि जब क्लास स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या टीचर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो पढ़ाते हैं और छात्र सुनते हैं और जो वो लिखवाते हैं उसको लिखते हैं। लेकिन पढ़ाने के बाद जब शिक्षक उन्हें कुछ वर्क देते हैं, क्लास वर्क देते हैं, तो उस समय में क्या होता है, छात्र और शिक्षक दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। और जब छात्र जो क्लास वर्क को कर रहे हैं, अगर कोई भी डाउट्स होता है तो शिक्षक उन्हें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। और छात्र की स्वयं की अभिप्रेरणा, मतलब जो उसने सीखा तो वो उसके अंदर से अभिप्रेरणा आती है कि नहीं मुझे सही करना है। आप देखेंगे कि अगर टीचर कोई काम देते हैं तो हर एक बच्चे के मन में होता है कि नहीं वो अच्छे से करे, सही सही उसका आंसर लिखे जो भी क्वेश्चन मिला है, ताकि शिक्षक की जो शिक्षक का अप्रिसिएशन है उसे मिले। तो यहाँ छात्र की स्वयं की अभिप्रेरणा भी कार्य करती है। और अंत में आता है मूल्यांकन। तो अबोध शिक्षण में कई स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। जैसा कि आप अपने लेसन प्लान में देखते ही हैं कि जब से क्लास शुरू होता है तब से मूल्यांकन चलता रहता है, अर्थात सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया स्टार्ट रहती है। जैसे कि प्रस्तुतिकरण में छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। व्यवस्था में लिखित मूल्यांकन किया जाता है, जब आप पढ़ाते हैं उस समय भी करते हैं। वर्णन में मौखिक परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षक के विभिन्न सोपानों में विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन करते हुए पाठ्य वस्तु पर छात्रों के स्वामित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो कॉम्प्रिहेंशन मेथड है ये पूरी तरह से आपके लेसन प्लान का वर्णन करता है, और जिसमें आप पढ़ाते समय जो कुछ भी पढ़ाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस बीच में ही पूछते जाते हैं। मतलब चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उन्हीं को बीच में आप शामिल करते जाइए और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते जाइए। जैसे जैसे जिस भाग को पढ़ाते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछिए, उससे संबंधित वर्क दीजिए, क्लास वर्क दीजिए, होमवर्क दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो कुछ एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से पूरे शिक्षण के दौरान इन सब क्रियाओं का असर ये होगा कि छात्र उस प्रकरण के तथ्यों को अच्छे से समझ सकेंगे और उससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएं या क्वेश्चन लिखने को दिया जाए उसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।